नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाया जाता है और इस बार 2021 में महिला दिवस की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है कोविड-19 के दौरान महिलाओं का क्या नेतृत्व रहा, महिलाओं की क्या भूमिका रही। तो इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर सरोज निथानी जी, जो कि एनएचएम की डायरेक्टर हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं स्नेहा नारंग जी, जो कि एक समाज सेविका है और समय समय पर समाज को अपनी सेवाएं देती रहती हैं। साथ ही इन्होंने उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस में 5th रैंक प्राप्त की है, तो आपको इस चीज़ की भी बधाई और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। साथ ही यहाँ पर मौजूद है ईना बहुगुणा जी, जो कि एक शोधकर्ता हैं और कई विषयों पर ये शोध कर चुकी हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का जो हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं आज नाम रोशन कर रही हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर सरोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से कोविड का दौर चल रहा है, साल 2020 पूरा कोविड से गुजरा, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आप खुद एक डॉक्टर हैं और किस तरीके से, क्योंकि महिला दिवस है और महिला दिवस पर थीम भी कोविड पर ही रखी गई है, किस तरीके से महिलाओं ने नेतृत्व किया, अपनी भूमिका निभाई? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका नेतृत्व हमारी जो महानिदेशक हैं वो एक महिला रही हैं और अभी भी कोविड काल चल ही रहा है और अभी भी हमारी जो प्रेजेंट महानिदेशक है वो भी महिला है। इसके अतिरिक्त पूरे जो 4 बड़े ज़िले थे जहाँ पे कोविड महामारी का सबसे ज़्यादा प्रकोप था और वो एंट्री थे अन्य राज्यों से, जैसे हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, इन चारों ज़िलों की मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी महिला ही थी। और फिर अस्पताल की बात करें तो हमारी जो नर्सेज हैं, जो कोविड केयर सेंटर्स और कोविड हॉस्पिटल्स थे, जो नर्सिंग केयर होती है, चिकित्सक के अलावा दिन में 10 बार 15 बार मरीजों के पास जाना, वो पीपीपी किट पहनना, वो भी हमारी महिलाओं द्वारा ही किया गया है। जब भी किसी क्षेत्र से कोविड का केस सामने आता था तो वो एरिया को हम लोग एनसर्कल कर लेते थे, ठीक है वो, और उसके बाद वहाँ पे घर घर जाके सर्वे करना होता था कि किसी को खांसी जुकाम तो नहीं है या बुखार तो नहीं है, और उनकी सूची बनानी होती थी। ये भी हमारी आशा बहन जी द्वारा, जो कि उत्तराखंड में 11,086 आशाएं हैं, उनके द्वारा और एनम की जोड़ियों द्वारा कराया गया। तो आप लगा सकती हैं इससे अंदाज कि ये इसमें महिलाओं की बहुत अहम भूमिका रही है और महिला आज भी इसमें काम कर रही हैं। बिल्कुल सरोज जी, क्योंकि महिलाएं थी जो कोरोना योद्धा बनकर सामने आई हैं। हमारे बीच में समाज सेविका भी मौजूद है स्नेहा नारंग जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोविड के दौर में और अभी भी समाज सेविकाओं ने हमेशा अपना योगदान दिया है। आप खुद समाज सेविका हैं, किस तरीके से आपने अपनी भूमिका वहाँ पर रखी? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ व्यक्तिगत रूप में आप जितना कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप में आप उतना आपको करना चाहिए। तो मैंने अपने इंडिविजुअल लेवल पे कोशिश करी थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने इंटरनेशनल वुमेंस डे पे मेरे पास संसाधन थे, तो मैंने जो मध्यम वर्ग की जो महिलाएं थी उनको बुला के, उससे भी निचली मध्यम वर्ग की, उनको बुला के जो है बहुत उनको साइकोलॉजिकल जो है उनको समझाया कि बहुत ज़रूरी है आत्मनिर्भर होना, क्योंकि कुछ कल नहीं पता कि कैसा समय आ जाए। तो अभी जब कोविड-19 के दौरान उन लोगों से मैं अभी भी संपर्क में थी, बट कोविड-19 के चलते ये थे कि हम फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हो सकते थे, बट फ़ोन्स के थ्रू, जैसे इस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा जो डोमेस्टिक वायलेंस के आपने केसेस देखे होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे क्योंकि सब घर में ही रह रहे थे। एंड उसके बाद महिलाओं पे जो प्रेशर था, वर्कलोड डोमेस्टिक कामकाज का बहुत ज़्यादा था, तो उनको इनकरेज करना, प्रोत्साहन करना, और प्लस डे टू डे जिनको भाई राशन चाहिए वो सब तो चलता है, वो सब चल रहा था। पर इस टाइम पे मुझे लगता है साइकोलॉजिकल जो था ना, मोटिवेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैंने पूरी कोशिश करी कि जो भी लोग मेरे से जुड़े थे या मेरे आसपास जिनको मैं सुविधा प्राप्त करा सकती, तो मैंने करने की कोशिश करी। जी बिल्कुल। हमारे बीच में यहाँ पे ईना बहुगुणा जी हैं, आप शोधकर्ता हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हम बात महिला दिवस की कर रहे हैं, ज़रूर कोविड का दौर है, उस थीम को यहाँ पे रखा गया है, लेकिन अगर हम बात महिलाओं की करते हैं तो पहले समय की महिलाओं में और आज के समय की महिलाओं में काफ़ी बदलाव आए हैं। उन बदलावों पर, क्योंकि आप समय समय पर शोध करती आई हैं, किस तरीके से देखती हूँ बदलाव? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का जो वो सिस्टम आया है, या महिलाओं को जो ये त्यौहार मिला है, वो ऐसे नहीं मिला है कि ये मदर्स डे हो या फादर्स डे हो या सिस्टर्स डे हो। ये दिन उन्होंने बहुत संघर्ष से पाया है। ये ब्रेड एंड पीस की लड़ाई थी जो
पूरे अंतर्राष्ट्रीय ये दिवस को पूरा देश, पूरा दुनिया मनाता है, सिर्फ देश नहीं मना रहा है। तो इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि कैसे महिलाओं ने अपने आप को उस दौर में 1917 से ये शुरू हुआ और 1977 में यूनाइटेड नेशन ने इसको मनाना स्टार्ट करा 8 मार्च को। तो सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, पूरा साल इसको मनाया जाए। और इसको इसी तरीके से मनाया जा सकता है जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, और मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए ये जो हमने ब्रेड और पीस की लड़ाई जो शुरू हुई है 1917 में, उसी को आगे हमें चलाना है। पहले के दौर से ही औरतें अपने लिए संसाधन तैयार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने एग्रीकल्चर में सबसे पहले ये कहा जाता है कि वो महिलाएं थी जिन्होंने बीज बचाए और फिर उनको उगाया, और अब वो बीज बचा के उगा के उन्हें प्रोडक्ट्स बना के मार्केटिंग करना शुरू कर दिया है। यही बदलाव है। अभी वो नौकरियों का इंतज़ार नहीं कर रही हैं। वो जब उत्तराखंड माइग्रेशन से जूझ रहा है तो औरतों ने यहाँ अपने पहाड़ों में पूरी भागदौड़, फाइनेंस और यहाँ का जो उत्तराखंड स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको संभाल रखा है। तो इसलिए उत्तराखंड की महिलाएं रीढ़ हैं इस इकॉनमी की। बिल्कुल। और इना बहुगुणा जी ने काफ़ी सही बात यहाँ पे बोली कि अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे महिलाओं का योगदान ना हो, अपना समय ना देती हो। ऐसे में अगर हम बात करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी जो समय समय पर कहते आए, उनका एक सपना है कि हमारा देश जो भारत है वो आत्मनिर्भर भारत बने। मैं आपसे जानना चाहूँगी, समाज सेविका हैं आप, और आप समाज में देखती होंगी कि आज कई लोग हैं जो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, क्योंकि कोविड का जब दौर आया था कई लोगों के रोजगार छिन गए थे, क्योंकि कई कंपनियां बंद हुई, उद्योग बंद हुए, लोग घरों में बैठने को मजबूर थे। महिलाओं को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनने के लिए आप प्रेरित करती हैं? देखिए, इसका जो मैं उदाहरण दूंगी अपने से शुरू करूंगी, क्योंकि मैं क्या करती थी अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो मेरी खुद की पर्सनल इनकम होती थी उसमें से कुछ अच्छा अमाउंट जो है मैं ऐसे लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है मैं उन पे लगाती थी। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा एक वेंचर था जो बिज़नेस चल रहा था, उसमें से मैं कुछ इनकम निकाल के उनके लिए यूज़ करती थी, बट वो ड्यू टू कोविड वो बंद हो गया 5-6 महीने। बट वो ये कि अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं होती है। तो मैं LLM हूँ, मैं एज अ गेस्ट लेक्चर भी लेती थी, तो मैंने कहा अब इस अपॉर्चुनिटी कैसे निकाली जाए। खाली तो बैठना नहीं था। व्हाट आई डिड कि मैंने अपना जो है ऑनलाइन, क्योंकि सब कुछ कर सकते हो आप, तो मैं अपनी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया मैंने खुद का। उसमें मैंने लोग जोड़े बहुत सारे, मेरे पास 30-35 जो हैं बच्चे हो गए थे। उनको मैं 2 घंटा पढ़ाती थी नॉमिनल फ़ीस में, 2000 रुपये लेके उनसे महीने का। और उस पैसे से, क्योंकि मैंने बहुत लड़कियों को प्रोमिस किए हुए थे, वादे किए थे कि मैं तुम्हारा कोर्स कराऊँगी, तो वो उनका कोर्स भी कुछ चल रहे थे और कुछ को वैसे भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी तो उनको भी देना था, और घर वालों से लेना नहीं था, क्योंकि शुरू से देखा था कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, किसी पे डिपेंडेंट होना नहीं है। तो उससे मुझे ये लगा कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ख़त्म नहीं होती हैं। तो मैंने और लोगों को भी वही प्रेरित किया कि आप कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट मत करो, जो भी आपको समय मिल रहा है आप उसको सही तरीके से यूज़ करके कुछ ना कुछ करो, क्योंकि करना बहुत ज़रूरी। रादर देन आप बैठे हो खाली, उस चीज़ को यूटिलाइज़ करो। तो वो बहुत अच्छा रहा। इसमें कोविड में महिलाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी निकल के आई थी, जो हम लोग इंटरनेट से दूर थे, हम लोग इंटरनेट पे ही अपना काम हमने जो है शुरू करा, और फीमेल्स को बहुत उससे लाभ हुआ। लाभ ऐसे हुआ कि पहले क्या था, जाना पड़ता था, आना पड़ता था, बहुत समय उसमें जाता था, और इसी वजह से महिलाएं निकल नहीं पाती। अब घर में बैठे उन्हें सब चीज़ मिल रही थी, घर में बैठ के बहुत महिलाओं ने अपने ही काम करने शुरू करे। तो ये कोविड आया, बट बहुत महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी बनी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सरोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आज अगर हम देखें तो शहर में फिर भी वो सुविधाएं हैं। अगर महिलाएं बीमार होती हैं या प्रसव की हम बात करें या कोई भी अन्य तकलीफ हो, तुरंत महिला अस्पताल पहुंच जाती है। लेकिन गांव की बात करें, दूर दराज के जो गांव हैं, वहाँ आज भी वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, भविष्य में किस तरीके से इसे देखते हैं आप कि ये चीज़ें कम हो? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि सुविधाएँ तो गवर्नमेंट ने काफ़ी दे रखी हैं, ज्ञान का अभाव है। कई बार हम देखते हैं कि महिला उसको ये पता होता है कि प्राइवेट क्लिनिक कहाँ पे है और सरकारी अस्पताल उसको दूर लगता है, जबकि वो इतना दूर होता नहीं है। 108 को फ़ोन करने से एम्बुलेंस आ जाती है, आसपास में आशा होती है। तो कई बार जो हमारी जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं घर में, और उनके जो पुराने ख्यालात हैं, उनकी वजह से हम लोग कभी अपनी बेटी बहुओं को खींच के कि यहीं प्रसव कर लो, यहीं बैठ जाओ, अभी दर्द कम है, थोड़ा रुक जाओ,
वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लेके हम लोग रोक देते हैं महिलाएं घर में। तो महिला को ही, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उन्हीं को हमारी जो यंग जनरेशन है उसको समझाते हुए उसको अस्पताल की ओर प्रेरित करना है। और आज की तारीख में जैसे उत्तराखंड की ही बात करें तो हमारा जो लिटरेसी रेट है जो वो काफ़ी हाई है, ऑलमोस्ट 75% है। पहाड़ों में अक्सर लड़कियां 10वीं 12वीं तो पढ़ी हुई हैं, तो ऐसी समझदार लड़कियां अगर घरों में बच्चे पढ़े तो इट्स इनकरेक्ट। तो मेरा कहने का मतलब है 108 एम्बुलेंस सर्विस बहुत है, अभी 132 नई हमारे को एम्बुलेंसेज मिली है वर्ल्ड बैंक से। तो हमारा जो टाइम टू केयर अप्रोच है 1 घंटे के अंदर वो उनको एम्बुलेंसेज मिल सकती हैं। उसके अलावा 104 कॉल सेंटर है, जैसे अभी बात हो रही थी कि किससे पूछें क्या करें, तो वो आईटी टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म है, तो अभी लोग अस्पताल में जाते हैं अगर डॉक्टर भी नहीं मिलता है तो वो 104 में फ़ोन करके बोल देते हैं कि डॉक्टर बैठा नहीं है, और वो अक्सर ये होता है कि डॉक्टर शायद पानी पीने गया है या कहीं 2 मिनट के लिए गया है। तो इस तरह की भी जागरूकता हो गई है। तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सेवाएं दे रखी हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। बिल्कुल मैम, वहीं अगर हम बात करें, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के थ्रू घर बैठे ही आसानी से चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जानकारियाँ मिल जाती हैं। ज़रूर अभी भी कुछ महिलाएं हैं जो इस चीज़ को ध्यान न देकर अपनी पुरानी जो रीति रिवाज है उस पर अमल करती हैं और स्वास्थ्य पर महिलाओं का असर पड़ता है। लेकिन आगे क्या, भविष्य की बात करते हैं, किस तरीके से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, वो आगे बढ़ें, जो चीज़ें आज गांव वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं वो ना देखने को मिले, बल्कि महिलाएं आगे बढ़े, अग्रसर हों, पढ़ी लिखी महिलाएं बने, और जो हमारा भारत देश है, राज्य उत्तराखंड के साथ साथ भारत देश जो है एक अच्छा निकल कर सामने आए स्वास्थ्य की दृष्टि से। अगर हम बात करें दो चीज़ें हैं, अगर आप कहीं भी देखें, एक होता है शिक्षा और एक है स्वास्थ्य जी, और ये हैंड टू हैंड चलता है। अगर आप में ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी, ठीक है, तो पहले तो है जानकारी, ज्ञान प्राप्त करो, आप पढ़ सको और जानकारी लें, ग्रहण। एक होता है ना, आप किसी को जानकारी दे रहे हैं पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है, तो वो हम लोग को रिसेप्टिव होना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा कि हमें जब जानकारी, और हमारे पास सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पास एनम है, आशा है, इनको सरकारी तनख्वाह मिल रही हैं, उनको पकड़ के उनके साथ बैठ के हमें जानकारी लेनी है, क्योंकि अगर माँ स्वस्थ होगी तो उसका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो मेरा कहने का लोगों को अवेयर होना ज़रूरी है। तो इसके लिए महिला जो है ना, महिला को पूरी जानकारी लेने के लिए रिसेप्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, जानकारी का अभाव जो है वो स्वास्थ्य पर असर डालता है, तो जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। पुराने समाज की अगर हम बात करते हैं, कुछ वर्ष पूर्व जब महिलाएं थी या घर की बेटियां होती थी, उन्हें पढ़ाया लिखाया और शादी कर दी, बच्चे हो गए, बस यही उनकी ज़िंदगी होती थी। लेकिन अब का जो दौर है वो बदल रहा है, परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी अभी भी नज़र आती है। क्योंकि अगर हम गाँव वाले क्षेत्रों में जाएँ तो आज कई लड़कियाँ हैं जो कुछ करना चाहती, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। आप समाज सेविका हैं, समाज से आप जुड़ी हुई हैं, क्या कमी आपको वो लगती है और किस तरीके से इसे दूर किया जा सकता है? देखिए, कमी अभी पूरी तरह से है। साइकोलॉजी जो है ना, अभी भी, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, कहीं भी हो, साइकोलॉजी अभी भी वही है कि अगर महिला है, मतलब एक बेटी हुई है, तो उनका दूर से वही होता है कि फाइनल सेटलमेंट जो है उसकी शादी है। अल्टीमेटली चाहे पढ़ाओ लिखाओ जो भी है, शादी है। बट वो जो है ना, वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो साइकोलॉजी चेंज करना बहुत ज़रूरी है सबको ही, कि अल्टीमेट जो एम है वो शादी नहीं है। शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट उससे पहले जब भी कोई लड़की की शादी होनी है, या उससे पहले उसको आत्मनिर्भर, मतलब अगर बाई चांस कुछ भी होता है आफ्टरवर्ड्स, शादी के बाद या कुछ भी होता है, तो वो कम से कम अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और ये जो नेचर है ना, फीमेल्स का शुरू से महिलाओं का नेचर ये होता है कि वो हमेशा डिपेंडेंट समझती हैं जी, क्या या तो पिता से या पति से या भाई से लेंगे। ये सब साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। तो साइकोलॉजी कैसे चेंज करें? उनके घर जाके विजिट करके माँ बाप को समझा के कि हम फाइनेंस देंगे, आप उसको कोर्स करने दो। अब उस लड़की ने कोर्स करा पार्लर, अब उसका ये हो गया, अब शादी, अब उन्होंने डिले कर दी, अब शादी अगर होती है और कुछ भी बात होती है तो वो डिपेंडेंट है। मतलब जो हम बोलते हैं ना कि सशक्तिकरण, तो सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि महिलाओं का सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि वो कमाएं बाहर जाके, बस इतनी सक्षम हो जाए कि अपने पर्सनल कुछ डिसीजन लेने लायक हो जाए, डिपेंडेंट ना रहें। उसके लिए हम लोगों को
अपनी फैमिली से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसी में उनको जो है थोड़ा इंकरेज करना पड़ेगा कि आप अपनी सोच बदलें, कि जैसे घर के काम है तो ये माइंडसेट बना हुआ है, स्टीरियोटाइप है कि घर के काम जो महिला ही करेगी, खाना महिला बनाएगी। ये सब चीज़ें ख़त्म करने की जरूरत, अपने घर से शुरू करने की, जो मैंने तो अपने घर से शुरू करी है, बाकी मैं सबको करा है मेरे। अब घर से, अब जैसे मैंने मेहनत करके बच्चा होने के बाद मैंने ये मुकाम हासिल करा, इससे मेरे आसपास के जो लोग हैं उनमें बहुत बदलाव आया। दैट यू विश टू ब्रिंग अ चेंज इन समवेयर, सो फर्स्ट आप चेंज अपने आप में लाओ। जब आप अपने आप में चेंज लाओगे तो अपने आप लोग उससे प्रेरित होंगे। तो मैंने वही कोशिश करी कि मैंने अपने आप को पहले डिपेंडेंट, जो सेल्फ डिपेंडेंट करने की कोशिश करी, उससे बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिली है। तो अगर हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ अपने घर से ही, आसपास पे ही अगर हम साइकोलॉजिकल चेंज ला सकते हैं तो वो अल्टीमेटली धीरे धीरे वो ऑब्वियसली सोसाइटल एट अ लार्ज पे वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। बिल्कुल, महिला दिवस जो होता है वो महिलाओं को अधिकार देने के लिए बना है। इसकी शुरुआत ही इसलिए की गई थी ताकि महिलाओं को इस खास दिवस पर उनके अधिकारों से उन्हें याद दिलाया जाए, साथ ही पुरुषों के बराबर समानता दिलाने के लिए महिला दिवस को मनाया जाता है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं बल्कि पुरुषों से कई कदम आगे चल रही हैं और आज विश्व पर अपना नाम रोशन कर रही हैं। इना जी, उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ महिलाओं ने अपने वर्चस्व बढ़ाया है और अपने दम पर आज नाम रोशन कर रही हैं। बात करते हैं ऐपण कला की। उत्तराखंड में ऐपण कला ऐसी चीज़ थी तो केवल पहले गांव तक ही सीमित रह गई थी, लेकिन आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उसको बढ़ावा दिया है। देहरादून में एम्पोरियम खुलने जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी शुरुआत है ये। क्या लगता है आपको आगे चल के किस तरीके से, ऐपण कला के अलावा कई और भी चीज़ें हैं, लेकिन बात अगर ऐपण कला की करें तो किस तरीके से इसको बढ़ावा भविष्य में दिया जा सकता है? देखिए, उत्तराखंड में महिलाओं ने जो ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट है वो बचा के रखा है। जो आर्ट और क्राफ्ट बचाने की पूरी जिम्मेदारी है वो महिलाओं पे है, चाहे वो ऐपण करना हो या फिर ऊन से बने कपड़े करना हो, दन बनाना हो। दरकोट पिथौरागढ़ का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे महिलाएं क्योंकि वो बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ, तो वो वहाँ से अंगोरा वूल, जो खरगोश की ऊन होती थी, वो लेके आई जाती थी और उससे वो दन बनाते थे। और अभी भी उन औरतों ने वो ट्रेडिशन बचा के रखा है और आगे की पीढ़ी को दिया जा रहा है। आज भी वो काम होता है, वहाँ के जो मेला लगता है वहाँ पे ये सामान बिकता है और ये देहरादून तक मेले में सामान आता है। कुमाऊं के अलावा गढ़वाल में जो डुंडा जो क्षेत्र है, जहाँ लोग माइग्रेशन करके हरसिल बगोरी तक जाते हैं और वापस डुंडा आते हैं सर्दियों में, वो लोग भी दन, ऊन के कपड़े और भेड़ पालते हैं और भेड़ की ऊन का इस्तेमाल करते हैं। उन सारे ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट को बचाने का, संजोने का और उसको संभाल के रखने का और आगे की पीढ़ी को देने का सारा काम महिलाएं कर रही हैं। उत्तराखंड की महिलाओं पे बीज संभालने का भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने ट्रेडिशनल जो ग्रेन है, कोदा या झंगोरा या कोई भी ट्रेडिशनल ग्रेन जो हमारी होती है, जो भी बीज हैं, उनको संभाला है। और आगे की जनरेशन, जो अब लोगों को लग रहा है कि ये सुपर फूड हो गया है, तो सुपर फूड वो इस वजह से अभी भी है क्योंकि उन्होंने बचा रखा है। उन्होंने अपने खेतों को ऑर्गेनिक रहने दिया है। उन्हें पता है कि कैसे गाय भैंसों को पाला जाता है, उनके गोबर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट, एग्रीकल्चर में इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि झंगोरा और कोदा ही नहीं, वहाँ की महिलाएं मशरूम और एग्जॉटिक वेजिटेबल, जो फॉरेन वेजिटेबल्स हैं, बेल पेपर्स हो गए या फिर ब्रोकली हो गई या फिर जुकीनी हो गई, ऐसे वेजिटेबल्स भी वो लोग उगा रहे हैं। वो लोग अब ऑर्चर्ड बनाने, मैंने अभी रिसेंटली मुक्तेश्वर में देखा था, वो लोग ऑर्चर्ड बना रहे हैं। वो एप्पल और कीवी के ऑर्चर्ड तैयार कर रही हैं औरतें। उन्होंने अपनी नर्सरी क्रिएट करी है कि वो आगे वो पेड़ भी दे सकें लोगों को। तो महिलाएं जिस तरीके से उत्तराखंड की आगे बढ़ के काम कर रही हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को सक्षम बना रही हैं कि वो काम कर सकें, ये देखने लायक है। इसको मतलब ये सक्सेसफुल भी हैं और उन्होंने इस इकॉनमी में वो कंट्रीब्यूशन भी करा है।
जी बिल्कुल, उत्तराखंड की अब कई चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वो ऐपन कड़ा हो, दंड बनाना हो, और इसके अलावा अगर हम बात करें बुरांस की, जो काफ़ी प्रचलित फूल है उत्तराखंड का, उसकी भी अब चाय बनने लग गई है। तो वाकई में उत्तराखंड की महिलाएं हैं जो इन चीज़ों को आगे बढ़ा रही हैं और देश तक इसका नाम रोशन करवा रही हैं। अगर हम बात करें जो गाँव में बैठी महिलाएँ हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो वो क्या साधन हो सकते हैं, वो क्या जानकारियाँ हो सकती हैं जिनसे वो आगे बढ़ें, भविष्य में अपना नाम रोशन करें? सबसे बड़ी बात है, गॉड्स गिफ्ट है कि आप एक महिला पैदा हो गई और आप पे सब मेहरबान है। आप क्यों सोच रहे हैं कि आप किसी से कम हैं? और आप आगे एक जीवन को लाती हैं, आप बच्चे पैदा करती हैं, आप वंश चला रही हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो। मतलब जैसे आपने कहा बीज को संजोग रही हैं, तो हम भी बीज ला रहे हैं, बीज जा रहे हैं। तो आप हर महिला को ये सोचना होगा कि मुझे क्या चीज़ है जो मुझे खुश रखती है, बस जो आपको दिल से अच्छा लगता है उसको करो। कोई हम दौड़ भाग की ज़िंदगी में नहीं है कि उसने ये कर लिया तो मैं ये कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ हैं वहाँ पे बहुत कुछ कर सकती हैं, पहाड़ में हो चाहे रेगिस्तान में हो, जहाँ भी हो। पलायन करने की और भाग दौड़ करके अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग तो बहुत तेज़ी से दौड़ता है, हमें इसको कंट्रोल में रख के दिल से जो मन करे उसको करें, इज्जत से जिए। और हाँ, जो आपने कहा आत्मनिर्भर, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो मैं समझती हूँ, जो मैंने भी महसूस किया है अपनी, मैं 57 साल की हूँ, 57 ईयर्स की हूँ इन माय लाइफ, कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूरी है। तो महिलाएं घर में रहते हुए अपना छोटा किचन गार्डन लगाएं, फुलवारी लगाएं, कुछ भी लगाएं, बहुत काम कर सकती हैं। बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं, कढ़ाई बुनाई करें, स्वेटर बुने, बहुत कुछ कर सकती हैं। अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, हमारे पहाड़ के कितने अच्छे अच्छे पकवान होते हैं। टूरिस्ट हमारे पास भरमार हैं उत्तराखंड में, तो कहीं हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है। आज कई लड़कियां ऐसी हैं जो परिवर्तन चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। आप जब देखती होंगी जाकर, तो क्या कमी रह गई है कि उनको आगे बढ़ाया जाए और भविष्य में वो लड़कियां काफ़ी अच्छी निकलें, आत्मनिर्भर निकलें? देखो, मेरे को ये जो लगा है अभी इतने सालों में, उनको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट सिस्टम, इट्स नॉट फाइनेंशियल कि पैसा देके, कोई भी ऐसा पीछे से हाथ लगा दे कि ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ इस टाइप से करना चाहिए। अब जैसे कि घर करना तो बहुत कुछ चाहती है, पर घर के फैमिली के सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, इतना दबाव होता है, इतना प्रेशर होता है कि वो खुल के अपनी बात कह ही नहीं पाती हैं। तो पहली चीज़ तो उनको ये अपनी बात रखनी पड़ेगी सबके सामने, उसमें डरने की ज़रूरत है। बात रखिए, बाकी होगा नहीं होगा वो अलग बात है, बट उनको अपना स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है बोलना बहुत ज़रूरी है, रादर देन आप चुप रहो, इससे अच्छा आप बोलो, उनको समझाओ। सोसाइटी में, समाज में जो मिल रहा है उनका आप थोड़ी सी, मैंने देखा है, जैसे एक लेडी थी, वो बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं क्या करूं। मैंने उसे बोला कि आप जो है सिलाई का काम करिए, मैं पैसे दूंगी, आप करके तो देखिए। कह रहे हमसे होगा ही नहीं, फर्स्ट सेंटेंसेस हमसे होगा ही नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव इतना थॉट भर चुका, उनको लगता है हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो मैंने उनका ज़बरदस्ती जो है मतलब करवाया उनका, और आज वो सिलाई कर रही हैं। तो वो हमें बस ये करना है, जो लोग सक्षम हैं, जिनके पास संसाधन हैं, तो उनको बस ये करना है, अपना थोड़ा सा हाथ बढ़ाना है, उनको, उनके घर वालों को, या उनको साइकोलॉजिकल जो है चेंज लाना है अपनी, सिर्फ एक पहल करके, कहीं पर थोड़ा बहुत पैसा देके, या फिर कुछ उनसे बात करके, उनको समय देके, बस इतना ही करने से काफ़ी रहेगा मुझे लगता है। जी इना जी, आप कैसे देखती हैं इस विषय को? उस एजुकेशन की ज़रूरत है जो महिलाओं को आगे बढ़ाए। उस एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है जो उन्हें अच्छी बेटी, बहू, या वो हैं ही, पर हम चाहते हैं वो अच्छी डॉक्टर्स बने। यहाँ डॉक्टर बैठी हैं, यहाँ एक PCSJ बैठी है, मैं रिसर्चर बैठी हूँ, आप जर्नलिस्ट बैठे हैं। यही तरीका है। अगर हम वो तरीके की एजुकेशन नहीं लेते, हम इस स्टेटस पे नहीं पहुँचते। हमारे लिए, हमको उस वर्ग को भी उठाना है जिस वर्ग में अभी शिक्षा नहीं है, और लड़कियां कर रही हैं। CBSE ICSE की टॉपर्स लड़कियां हैं। उसके बाद लेकिन क्या वो जॉब्स में उनका कितना योगदान है? जो सरकारी डेटा वो कहता है कि सिर्फ 19% ही प्रोफेशनल क्वालिफाइड लड़कियां जॉब करती हैं। तो हम उन लड़कियों को बाहर निकालना चाहते हैं जो 79% घर में बैठी हैं। वो कहाँ हैं? वो जो उस तरीके का, ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना अच्छा हो जाए कि वो लड़कियां टेक्निकल जॉब्स भी कर पाएँ। टेक्निकल जॉब्स इन सेंस कि मैं चाहती हूँ कि लड़कियां बल्ब भी बनाएं, प्लम्बिंग भी करें, मतलब उनको कोई रोके ना कि आप मैथ्स नहीं पढ़ सकते, आप साइंस नहीं पढ़ सकते, आप स्टेम सेल में नहीं आ सकते।
अभी जो करंट उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की गवर्नर महिला हैं, यहाँ की फर्स्ट जो डीजीपी थी वो महिला थी, यहाँ डॉक्टर्स, यहाँ मैडम बैठी हैं वो निदेशक हैं। तो यहाँ इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्होंने पूरा योगदान कर रही हैं इस स्टेट के फॉर्मेशन में, स्टेट को चलाने में। तो उसी तरीके की एजुकेशन का हमें सिस्टम और स्ट्रक्चर खड़ा करना है, उस तरीके का स्ट्रक्चर खड़ा करना है कि वो आसानी से माइक्रो एंटरप्राइजेस लगा सकें। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, पर ये उसी एजुकेशन की कमी है कि उन्हें नहीं पता है। बैंक फुली सपोर्ट कर रहा है बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, इनफैक्ट कहीं तो ज़ीरो भी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए वो उन तक पहुँचें, और ये सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही हो सकता है। स्नेहा जी, बिल्कुल हाल ही में आपने उत्तराखंड जुडिशल सर्विस में 5th रैंक प्राप्त किया, तो काफ़ी अच्छी बात है और बधाई की पात्र है इसके लिए आप। लेकिन भविष्य में आप अपने इस पोस्ट से किस तरीके से महिलाओं के लिए क्या काम करना चाहेंगी? देखिए, महिलाओं के लिए तो देखिए करने को तो अब जो भी हमारे पास आएगा केस, उसमें मैं जस्टिस न्याय करने की कोशिश करूँगी, पूरी वो रहेगी। और जो मेरा फील्ड ऑफ वर्क मुझे दिया जाएगा, अब देखिए मैं ऐसे नहीं हूँ कि महिलाओं के बारे में ही सोचूंगी, मेरे लिए चाहे महिला हो पुरुष हो सब बराबर है। जहाँ जिस हिसाब से मुझे न्याय करना होगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सही तरीके से जो है करूँ, क्योंकि हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो महिलाएं हैं वही जो है एक्सप्लॉइटेड हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हैं, पर कहीं कहीं पे ऐसा होता कि और वर्ग भी को भी हमारी ज़रूरत है। तो वो देखना पड़ेगा सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस, जैसी मेरी आवश्यकता जिस हिसाब से पड़ेगी मैं उस हिसाब से जो है वहाँ पर न्याय करूँ। लेकिन अगर बात करें भविष्य में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी कि आप महिलाओं को उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करें? बिल्कुल, एक तो महिलाओं को कोशिश ये हमें करनी है कि इतनी सारी लीगल एड फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइडेड हैं महिलाओं को, पर जैसे मैम ने कहा था उनको नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं। तो पहला हमारे तो प्रायोरिटी ये रहेगी किसी के थ्रू किसी माध्यम से उनको ज्ञान मिले कि आपके पास इतनी सारी लीगल सुविधाएं, जैसे DLSA हैं, वो अगर कोई महिला है सिर्फ महिला होने पे ही उसको फ्री लीगल एड मिल सकती है, पर वो उनको पता ही नहीं है। भाई वो इतनी परेशान होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस उन पे होता है, सब कुछ होता है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि उनको ये लगता है कि अगर हम कोर्ट में जाएंगे कहीं जाएंगे तो फिर हमें पैसा जो है खर्च करना पड़ेगा। अगर ये DLSA के थ्रू वो कराती हैं तो उनको थोड़ी जो है मदद मिल सकती है। इना जी, आपसे जानना चाहूँगी मैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं समाज में कई बदलाव आए हैं महिलाओं के लिए, क्योंकि कई प्रथाएं पहले हुआ करती थी, आज वो नहीं है, कहीं ना कहीं देखा जाता है। हालांकि वो भी बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जब चर्चा हुई तो ज्ञान का अभाव है, ज्ञान के अभाव के कारण वो चीज़ें देखी जाती है। तो उन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए और कैसे महिलाएँ आगे निकल कर आएँ? मुझे लगता है कि जब मैंने एजुकेशन की बात की तो सिर्फ महिला की एजुकेशन की बात नहीं की, महिला के साथ साथ पुरुष भी तैयार हो जाएं कि वो लोगों को समान तरीके से देख पाएँ, कि वो इक्वालिटी में बिलीव करें। हमारा मेन मकसद यही है कि हम इक्वालिटी पे बिलीव करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर समाज में इक्वालिटी नहीं होगी, देखिए मेरा ये मानना है कि औरत बच्चे पैदा करती है, बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चे को पालती है, उस पालने शब्द में पुरुष का भी इक्वल योगदान हो, और हो रहा है, ऐसा नहीं है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकती हूँ, अभी हो रहा है। पुरुष बिल्कुल बढ़ चढ़ के अपने बच्चों में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ महिला की जिम्मेदारी है, मैं इस पे नहीं मानती हूँ। जो फैमिली का सपोर्ट सिस्टम है कि वो बाहर जाके काम कर सके, तो उसमें भी ये देखना पड़ेगा जो घर में माँ रह गई है उसके हक के लिए कौन बात कर रहा है। हम ये नहीं सोच सकते कि बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा हो। महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं होती हैं, बहुत कम रिसर्च है। तो हमें ये ज़रूरी है कि इस पे और रिसर्च बढ़े, इस पे और ज़्यादा स्टडीज़ हों, और ज़्यादा दवाइयाँ आएँ और ज़्यादा काम हो सके। तो हम महिलाओं के स्वास्थ्य शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। महिलाएं आज किसी क्षेत्र में भी किसी से कम नहीं है, बल्कि पुरुषों से आगे चलकर आगे बढ़कर वो अपना नाम रोशन कर रही हैं। केवल ज़रूरत है तो ज्ञान और बढ़ाने की। जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं उनको सपोर्ट करने की, ताकि वो भी घर से निकलें और अपना नाम रोशन करें, अपना जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहती हैं वो काम करें। तो डॉक्टर सरोज जी और स्नेहा नारंग जी और इना बहुगुणा जी, आप तीनों हमारे कार्यक्रम में आए, आपने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ हमें दी, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।